Hey guys, welcome to this video and my channel English to Tech once again. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने अपने बचपन के दिनों से ही मुहावरे और लोकोक्तियों को हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा ही होगा और बहुत सारे ऐसे आप लोगों को मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ वगैरह याद भी होंगे, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या फिर अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे हिंदी में इडियम्स और फ्रेजेस यानी कि लोकोक्तियों और मुहावरे को पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। इंग्लिश में हिंदी की जो भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ होते हैं उनको ही हम लोग इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे आप एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट हों और या फिर आप किसी भी तरीके का कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले हों, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपके सब्जेक्ट में है तो ये आना ही आना है, मस्ट आना ही है। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे ये लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस बताने की बजाय इसका जो भी इडियम्स और फ्रेजेस जिसके लिए आज हम आपके लिए सीरीज़ लेकर के आए हैं, मेन सीधे सीधे टॉपिक पे आ जाना चाहिए। तो दोस्तों तो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोगों को डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ जाना चाहिए, अपने पॉइंट पे बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बताने चाहता हूँ, वो बताने वाला हूँ कि हर एक कोई भी इडियम हो या फिर कोई भी फ्रेजेस हो, कोई भी इडियम हो या फिर कोई सा भी मुहावरा हो, ठीक है, आप उसके पीछे की कोई ना कोई उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर कोई ना कोई उसके पीछे की कहानी स्टोरी ज़रूर होती है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए आप लिखा क्या है, मिडास टच। मिडास टच दोस्तों इंग्लिश में एक इडियम है, एक मुहावरा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है दोस्तों कि ऐसी चीज़ जिसको छूते ही सोना कोई भी चीज़ कन्वर्ट हो जाए, या फिर ऐसा टच जो कि किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर दे किसमें, गोल्ड में। आप लोगों ने दोस्तों उस वाले राजा की कहानी तो सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी हो तो मैं एक बार उसको नरेट कर देता हूँ, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा लालची किस्म का राजा होता है, ठीक है, और उसको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, उसके लिए पैसों से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है उसके लिए। ठीक है, तो वो करता क्या दोस्तों, भगवान को खुश करता है, और उसके बाद में जब गॉडेस उससे खुश हो जाते हैं, खुश होने के बाद हैप्पी हो जाते हैं, तो वो फिर उनसे एक विश मांगता है कि मैं जिस भी चीज़ को टच करूं तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो वो इस तरीके की ऐसी एक बेतुकी चीज़ को मांग लेता है। तो पहले के तो 2-4 घंटे जब भगवान उसको, गॉडेस जो होते हैं उसको आमीन कह करके उसको ये चीज़, इसका विश पूरी कर देते हैं, उसका वरदान उसको दे देते हैं। तो तब तक चलो ठीक है, 2-4 घंटे उसको बहुत अच्छा लगता है, वो हर एक चीज़ को छू छू करके गोल्ड में कन्वर्ट करता रहता है, वो गोल्ड में कन्वर्ट कर लेता है अपने पूरे साम्राज्य की चीज़ को। बाद में दोस्तों होता क्या, जब उसको भूख लगती है खाना खाने के लिए, जब वो जाता है तो जो फूड होता है वो भी उसको छूता है खाने के लिए, तो वो भी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब कोई भी इंसान हो, कितना कोई गोल्ड लेगा, ठीक है, उसको तो भूख लगेगी तो वो तो खाना ही खाएगा ना। तो वो जो फूड होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सारा का सारा फूड भी जो होता है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ना ही कुछ खा पाता है ना ही पानी पी पाता है। उसके बाद में काफ़ी वो थोड़ा सा सैड होता है, 1-2 दिन के बाद में काफ़ी सैड होता है, क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं होता है। तभी उसके पास में उसकी जो डॉटर होती है, बेटी होती है, वो दौड़ते दौड़ते आती है और वो काफ़ी उसको देख करके खुश हो जाता है, और उसको वो भूल जाता है कि वो जो भी चीज़ वो छुएगा वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो तुरंत अपनी डॉटर को भी छू लेता है, तो जो उसकी डॉटर होती है वो भी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। इसको देख करके वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, दुखी होता है, और भगवान से अपनी इस विश को दोबारा वापस से ले लेने को बोलता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी कहानी इसकी वजह से मैंने नरेट करी, क्योंकि मिडास टच का मतलब जो राजा था उसका नाम ही मिडास था। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज, इसका कंप्लीट मीनिंग निकल के क्या आया, अ टच विच टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड। ठीक है, एक ऐसा टच जो कि किसी भी चीज़ को सोने में कन्वर्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद वाला सौदा, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखा आपने कि जो ईडियम है मिडास टच, इसके पीछे की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि जो राजा था उसके नाम पर ही ये पूरा ईडियम रख दिया गया है। ठीक है,
तो इसी तरीके से जितने भी सारे के सारे जितने भी ईडियम्स हैं वो उसका कोई ना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर कोई ना कोई उसका कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट स्टोरी उसके पीछे की है। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक ईडियम की आप स्टोरी को जाने समझें, और मुझे भी इतना नहीं आता कि हर एक ईडियम की मुझे स्टोरी नरेट करता रहूँगा तो काफ़ी लेट भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईडियम्स हैं और उन सभी को याद करना पड़ेगा हमको। ठीक है, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को की बजाय कि उसके पीछे की कंप्लीट मीनिंग को समझ जाएं, उसके पीछे के जो भी स्टोरी है उसको समझ जाएं। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल ही दे करके समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। उसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, लेकिन उससे पहले हम लोगों को इसका सेंटेंस भी एक मेक करना है ना, मिडास टच का। इसका हम लोगों को एक सेंटेंस मेक करना है, सेंटेंस बनाना है। जैसे कि मैं आप लोगों को इसका एक सेंटेंस बना करके देता हूँ कि आवर मैनेजर सीम्स टू बी गिफ्टेड विथ मिडास टच बिकॉज ही इज़ कैपेबल ऑफ सेलिंग एवरी प्रोडक्ट। हमारे जो मैनेजर हैं उनको ऐसा लगता है भगवान की तरफ से मिडास टच का वरदान मिला है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ को, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को, किसी भी तरीके की चीज़ को बेचने में सक्षम हैं, योग्य हैं, कैपेबल हैं। ठीक है, तो मिडास टच का मतलब क्या होता है? एक ऐसा टच जो जिसमें हाथ रख दो, कोई भी आदमी उसमें हाथ रख दे तो वो चीज़ फ़ायदे में ही चली जाए। ठीक है, तो जो मैनेजर हैं वो ऐसे ही तरीके के कुछ व्यक्ति हैं, जिस भी चीज़ को छू लेते हैं या फिर जिस भी चीज़ के बेचने पे आ जाते हैं तो उसमें उनको फ़ायदा होना ही होना है। ठीक है, तो बहुत सारे आप लोगों ने लोग देखे होंगे जो मिडास टच तरीके से पैदा होते हैं, हमेशा उनको फ़ायदा ही हुआ करता है और कुछ लोगों को वहीं पर उल्टा नुकसान हुआ करता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो भी टच होता है उसको मिडास टच बोलते हैं, जो हमेशा फ़ायदेमंद वाला सौदा होता है, या फिर एक चीज़ जो भी होती है गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, फ़ायदे में ही कन्वर्ट होती है, उसको ही हम लोग मिडास टच बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से ये ईडियम समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक और इसी तरीके का मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक्लिक्स हील। एक्लिक्स हील का क्या मतलब होता है दोस्तों? कोई भी वीक पॉइंट ऑफ समवन या फिर वीक पॉइंट ऑफ समबडी, कि किसी ना किसी आदमी का, आप लोग जैसा कि जानते हैं, समझते हैं कि किसी ना किसी इंसान का, हर एक इंसान का कोई ना कोई वीक पॉइंट जरूर होता है। ठीक है, इस चीज़ को तो आप लोग भी मानते होंगे। मेरा वीक पॉइंट कुछ है, आपका भी वीक पॉइंट कुछ है, वो अलग बात है कि हम लोग शो नहीं करते हैं, बताते नहीं किसी से। लेकिन इसी तरीके से दोस्तों ये जो ईडियम है एक्लिक्स हील, यहाँ पर भी एक इसके पीछे की स्टोरी मैं आप लोगों को नरेट कर दे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। एक्लिक्स हील का दोस्तों मतलब क्या होता है? एक राजा था, वही इसके पीछे भी स्टोरी है। जो राजा होने के साथ साथ, किंग होने के साथ साथ में फाइटर भी था। ठीक है, उसका नाम एक्लिक्स ही था, उसके नाम पर भी ये ईडियम पड़ा है, एक्लिक्स के नाम पर ही ये ईडियम पड़ा है। जो किंग एक्लिक्स था वो फाइटर बहुत अच्छा था, उसको कहीं पर भी मारो उसके बॉडी पार्ट में उसकी कहीं नहीं लगती थी। तो एक दिन दोस्तों उसका इनमी के साथ में, उसके जो भी शत्रु थे, उसका युद्ध हो रहा था, फाइट हो रही थी दोनों लोगों के बीच में। तो जो उसका एनिमी था वो बहुत परेशान कि इसके कहीं भी मारो लगती नहीं, कहीं भी मारो लगती नहीं। तो गलती से उसका निशाना उसके जो हील होती है, हील जो पैर की हील होती है ना दोस्तों, पीछे हम लोगों के पैर की हील होती है, उसमें यहाँ पर लग गया जा करके। उसका जो तीर था वो वहाँ पर उसकी हील में लगा। उसके बाद वो ऐसा तीर लगा कि वो उठ के दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाया। तो उसका पूरी बॉडी में तो कहीं वीक पॉइंट नहीं था, लेकिन उसका वीक पॉइंट कहाँ था? उसके हील में था। ठीक है, कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाया, दोबारा लड़ाई कर ही नहीं पाया। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों ने राम और रावण वाली भी कहानी सुनी होगी। पूरी बॉडी में रावण के मारा जा रहा था, कहीं नहीं कुछ हो रहा था, बाद में उसके सेंटर पार्ट ऑफ स्टोमक में मारा गया, मतलब बीच में मारा गया उसके स्टोमक के। ठीक है, जहाँ तो फिर उसके बाद में वो जा कर के उसकी डेथ हुई। ठीक है, जो रावण था उसकी डेथ हुई। तो वीक पॉइंट ऑफ समवन, वीक, इसका क्या मतलब होता है? एक्लिक्स हील का क्या मतलब होता है? जो कि राजा एक्लिक्स के टाइम पर उसके नाम पर ही पड़ गया। एक्लिक्स हील का मतलब होता है वीक पॉइंट ऑफ समवन। और दोस्तों इसका अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ तो बहुत ही शॉर्ट सा और बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कि अल्कोहल इज द एक्लिक्स हील ऑफ मोहित। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका समझ सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो मोहित का एक्लिक्स हील है। ठीक है, मोहित की जो वीक पॉइंट है, अल्कोहल जो है मोहित का वीक पॉइंट है।
ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे हम लोगों को इडियम्स और फ्रेजेस करने हैं। अब जरूरी नहीं कि हर एक के पीछे की कंप्लीट स्टोरी को पढ़ा जाए, समझा जाए, हम लोगों को याद करना है, समझना है। तो मैं आप लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर जो भी इडियम्स हैं उसको नरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर तो हम लोगों ने 2 इडियम्स और फ्रेजेस को विद कंप्लीट मीनिंग समझा, और आगे की बहुत सारे हम लोगों को करने हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट इडियम है वो है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का दोस्तों क्या मतलब होता है? फूलों की सेज। मतलब कोई जो लाइफ होती है वो कोई फूलों की सेज नहीं है। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आइडियम है दोस्तों। अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो बहुत ही ज़्यादा वेरी इजी वर्क, या फिर बहुत ही जिसमें कंफर्ट हो, बहुत ही आरामदायक या सुविधाजनक वर्क हो। ठीक है, तो इस तरीके के काम को हम लोग अब बेड ऑफ रोजेस के नाम से, या फिर अब बेड ऑफ रोजेस इसमें इडियम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पता है कि लाइफ में जीना आजकल के टाइम में, सर्वाइव करना, ठीक है, आजकल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कठिन एंड डिफ़िकल्ट वर्क है। तो हम इस तरीके से एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आजकल के जीवन में जीना कोई बहुत ही आसान काम या अ बेड ऑफ रोजेस नहीं है। ठीक है, इसकी का दूसरा एग्जाम्पल एक और मैं आप लोगों को दे देता हूँ अ बेड ऑफ रोजेस का दोस्तों, कि दीज डेज द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, कि आजकल के समय में प्रिंसिपल की पोस्ट पाना कोई बहुत ही आसान काम या अ बेड ऑफ रोजेस नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, फर्स्ट इडियम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को बहुत सारे जितने भी इडियम्स हैं, ये भी 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं आप लोगों को बहुत सारे आज इडियम्स बताने वाला हूँ। सभी को आपको, अगर आप चाहते हैं उनको लर्न करना, तो आप एक जगह उन सभी को नोट करते जाइए आराम से। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल का क्या है, एग्जाम्पल तो आप अपनी तरफ से भी बना कर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जो मेन चीज़ है, जो मेन मतलब है, वो मीनिंग आनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो ईडियम है उसकी मीनिंग आनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों सेंटेंस तो आप अपने ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, आई थिंक सो। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर हर एक का सेंटेंस नहीं लिखा है। आप अपने दिमाग से बनाइए, अपने मन से सोचिए, करीब एक एक दो दो सेंटेंस, 2-4 सेंटेंस बनाएंगे तो आपको वो इडियम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों जो हमारा दूसरा इडियम है वो है अब ब्लैक शिप। अब ब्लैक शिप का क्या मतलब होता है दोस्तों? काली भेड़। काली भेड़, ठीक है, काली भेड़ का मतलब कुछ बनता ही नहीं, यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा है काली भेड़ का मतलब क्या। लेकिन यहाँ पर अब ब्लैक शिप क्या है दोस्तों? एक इडियम है जिसको हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जानते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा समाज में जो बदनाम व्यक्ति होता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बदनाम होता है उसको हम लोग अ ब्लैक शिप के नाम से जानते हैं, या फिर अ मीन फेलो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देयर इज अ ब्लैक शिप इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, जो हर एक राजनीति की पार्टियां होती हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी होती है, भाजपा, ठीक है, और कांग्रेस, हर एक पार्टी में कोई ना कोई ब्लैक शिप, मतलब कोई ना कोई बदनाम व्यक्ति होता है। बदनाम व्यक्ति का मतलब कि जो घर का भेदी लंका ढाई, ये भी आप लोगों ने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना, तो उसी को यहाँ पर हम लोग अब ब्लैक शिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घर की चीज़ों को, अपने समाज की चीज़ों को बाहर जा कर के बताया करता है। ठीक है, उसी को हम लोग अब ब्लैक शिप के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी, और इसका एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना हो तो। ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से बना रहे हैं तो भी बहुत, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है, आपका जो मेन काम है दोस्तों उसको आपको यहाँ पर से ये चीज़ आपको लर्न करनी है। ठीक है, बाकी आप सेंटेंस अपनी तरफ से, दिमाग से, अपने कॉमन सेंस से बना सकते हैं। तो वैसे इसका एग्जाम्पल ये मैं एक आप लोगों को दे रहा हूँ कि देयर इज अ ब्लैक शिप इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में कोई ना कोई एक ब्लैक शिप जरूर होता है। ठीक है, जो कि अपने समुदाय की बातों को बाहर दूसरी पार्टियों में जा कर के बताया करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्ड हमारा जो इडियम है वो ये है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोन ऑफ कंटेंशन का क्या मतलब होता है दोस्तों?
केस ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हम बोल सकते हैं। अभी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी आएगा, उसका मतलब भी होता है दोस्तों केस ऑफ क्वेरल, मतलब कि लड़ाई की जड़ क्या है, मेन मुद्दा क्या है, लड़ाई क्यों हो रही है, ठीक है, लड़ाई की जड़ क्या है। अब बोन ऑफ कंटेंशन का क्या मतलब होता है दोस्तों, झगड़े की जड़ क्या है, ठीक है। तो इसका दोस्तों एक एग्जांपल है, दिस हाउस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन रमेश एंड मुकेश। ये जो हाउस है, ये हाउस ही मेन कारण है रमेश और मुकेश के बीच में झगड़े का जड़ का, ठीक है। तो दिस हाउस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन, दिस हाउस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन रमेश एंड मुकेश। रमेश और मुकेश के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसका मेन कारण, झगड़े का कारण वो एक घर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन हम लोगों ने इस सेंटेंस में यूज किया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इडियम की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर पे, 4th नंबर पे क्या है, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा, ये इसका मतलब आप उल्टा ना समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ईडियम कुछ और होता है और लोग इसका अर्थ कुछ और निकालने लगते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो अलग होता है, ठीक है। डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही, जैसे हम लोग छुपा रुस्तम बोलते हैं ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम होता है, उसके अंदर के गुणों को हम लोग जान नहीं पाते और वो एकदम कुछ अलग ही होता है, ऊपर से दिखने में कुछ अलग और अंदर से कुछ अलग, ठीक है। तो अ डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है, अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है दोस्तों कि इसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ या फिर कुछ और छुपा होता है, लेकिन वो उन सारी चीज़ों को शो नहीं करता है। हम लोगों ने अपने बचपन के दिनों में या फिर अपने स्कूल के डेज में बहुत सारे ऐसे चंपू टाइप के लड़कों को देखा होगा जो एकदम देखने में कुछ अलग ही होते हैं और पढ़ाई में उतने ही जबरदस्त होते हैं, वही हमेशा टॉप करते हैं, ठीक है। तो वही क्या होते हैं दोस्तों, अ डार्क हॉर्स होते हैं। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के मैंस होते हैं और दिखने में कुछ एकदम अलग लगते हैं, ऐसा लगता है गाँव के लड़के हैं, ठीक है। तो इसी का दोस्तों मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स turned out a dark horse in the recent elections, ठीक है। द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस रिसेंट इलेक्शंस में दोस्तों ये जो रिसेंट इलेक्शन हुआ, इसमें बहुत सारे ऐसी कैंडिडेट्स सामने आए जो कि एक तरीके के डार्क हॉर्स थे, ठीक है। द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टर्न्ड आउट अ डार्क हॉर्स इन द रिसेंट इलेक्शंस। जरूरी नहीं है कि आप यही सेंटेंस एग्जामिनेशंस वगैरह में लिखें, ठीक है। अगर आपका मैनुअली एग्ज़ाम हो रहा है, आप अपनी तरफ से भी बना करके जो भी होता है उसको लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, लेकिन आपका जो सेंटेंस होना चाहिए, बनाने का तरीका वो एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 5th नंबर को हम लोग देखते हैं, अ फेयर वेदर फ्रेंड्स, ठीक है। अ फेयर वेदर फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है, ऐसे दोस्त जो कि आपके अच्छे समय के साथी हों, ठीक है। तो अ फ्रेंड्स ऑफ गुड टाइम, ऐसे फ्रेंड्स, अ फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्तों अ फ्रेंड्स ऑफ अ गुड टाइम, कुछ अच्छे समय के लिए जो दोस्त बने रहते हैं, जो दोस्त बन के घूमते हैं, जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है, वक्त अच्छा चल रहा होता है, तो तब तो वो आपके दोस्त है, जैसे ही आपका बुरा समय आया तो सारे दोस्त गायब हो गए, ठीक है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो लोग पूछेंगे कैसे हैं, ठीक है। उस तरीके के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी दोस्त होते हैं, उनको हम लोग फेयर वेदर फ्रेंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अ फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब अ फ्रेंड्स ऑफ अ गुड टाइम, कुछ अच्छे समय के लिए जो साथी होते हैं उन्हीं लोगों को हम लोग फेयर वेदर फ्रेंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, अ फेयर वेदर फ्रेंड्स इज नेवर डिपेंडेबल। जो अच्छे समय के साथी होते हैं, जो अच्छे समय के जो दोस्त होते हैं, इज नेवर डिपेंडेबल। डिपेंडेबल का क्या मतलब होता है दोस्तों, जो अपने में खुद से डिपेंडेंट है, ठीक है, उसको हम लोग डिपेंडेबल बोलते हैं। तो डिपेंडेबल का मतलब जो खुद में डिपेंड रहे, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप विश्वसनीय बोल सकते हैं, ठीक है। जो फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं इज नेवर डिपेंडेबल, आ फेयर वेदर फ्रेंड्स इज नेवर डिपेंडेबल, मतलब कि जो सुख के साथी होते हैं वो विश्वसनीय कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। विश्वसनीय का मतलब क्या होता है, जिन पर विश्वास या भरोसा किया जा सके। तो अब फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब कि
इसका क्या मतलब है, सुख के साथी। और इसका एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, अ फेयर वेदर फ्रेंड्स इज नेवर डिपेंडेबल, या फिर जिन पर आप ट्रस्ट कर सकें या फिर बिलीव कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट सेंटेंस हो गया, इडियम हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ, अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब वो दोस्तों होता है क्या, यूटोपिया। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है जो मूर्खों का स्वर्ग होता है ना, मूर्खों का स्वर्ग का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, जो कल्पित भावना होती है लोगों की, क्या बोलते हैं उसको, कि लोग जो अपने मन में खिचड़ी पुलाव पकाया करते हैं, क्या है कि जैसे कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ठीक है, हम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो जो अपने मन में जो ख्याली पुलाव जो होते हैं वो पका करते हैं लोगों के, एक हिसाब से बोले तो उसी को हम लोग क्या, अ फूल्स पैराडाइज बोलते हैं, मतलब यूटोपिया, मतलब कि जो स्वर्ग होता है वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं होता है, लोगों की बस जो भावना होती है, कल्पना जो होती है, इमेजिनेशन पावर होती है, उसी के अनुसार जो फूल्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को बनाया करते हैं, अपने दिमाग में सेट किया करते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ दूसरी होती है, वो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया का मतलब ही होता है दोस्तों मूर्खों का स्वर्ग। ठीक है, तो इसका एक मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, ही इज अ फेलर इन लाइफ एज ही लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, ही इज अ फेलर इन लाइफ एज ही लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज। वो अपने जीवन में फेल हो गया था, ठीक है, जैसे कि वो मूर्खों के स्वर्ग में रहा था। इसका इस तरीके से कुछ मतलब बनता है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको, कि जो भी ही इज अ फेलर इन लाइफ एज ही लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज का मतलब दोस्तों वो अपने जीवन में फेल हो गया, निराश हो गया। ठीक है, वो अपने जिस तरीके से वो जी रहा था वो एक तरीके का फूल्स पैराडाइज था। क्यों क्यों फेल हो गया, क्योंकि वो उस तरीके से ही अपने लाइफ को स्पेंड कर रहा था या फिर जी रहा था जैसे कि फूल्स पैराडाइज में, क्योंकि वो केवल मन में जो था इमेजिनेशन वो बनाया करता था कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर पाया, इस वजह से वो फेल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इसका ये एक्चुअल सेंटेंस है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और दूसरा सेंटेंस, दूसरा इडियम बताता हूँ, अ गुड डील ऑफ। अ गुड डील ऑफ का मतलब दोस्तों क्या होता है, अ गुड डील ऑफ मतलब क्या होता है कि लार्ज अमाउंट। अ गुड डील ऑफ का मतलब होता है दोस्तों कि लार्ज अमाउंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अ गुड डील ऑफ का मतलब यहाँ पर लार्ज अमाउंट में बोल सकते हैं कि आपके दोस्त को ज़्यादा हिस्सा मिला या फिर आपके भाई को ज़्यादा हिस्सा मिला, तो ही इज़ अ गुड डील ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल देता हूँ गुड डील ऑफ का, कि सी हैज़ सेव्ड अ गुड डील ऑफ मनी फॉर द मैरिज ऑफ हर डॉटर। उसने काफ़ी सारी मनी इकट्ठा कर ली थी अपने डॉटर को, बहुत सारी मनी इकट्ठा कर ली थी, मतलब गुड डील ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी मनी, पैसे को इकट्ठा कर लिया था अपनी डॉटर की शादी करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी हैज़ सेव्ड अ गुड डील ऑफ मनी फॉर द मैरिज ऑफ हर डॉटर। ठीक है, तो इसका ये एक एग्जांपल हुआ। अब दोस्तों हम लोग 8 नंबर पे 8 ईडियम पे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक ईडियम है अ हरकुलेंट टास्क। अ हरकुलेंट टास्क का मतलब दोस्तों क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट वर्क। वेरी डिफिकल्ट वर्क का मतलब अ हरकुलेंट टास्क मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन काम। ठीक है, कोई ऐसा काम जो बहुत ही ज़्यादा कठिन काम हो, या फिर कोई डेयरिंग डीड हो, या फिर डेयरिंग वर्क हो, मतलब कोई साहसिक काम हो, कोई ऐसा काम जो कि बहुत ही साहस से भरा हो। ठीक है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत ही साहस से भरा काम है। ठीक है, तो उसके लिए हम इस तरीके से एक सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कि टू क्लिम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ अ हरकुलेन टास्क। टू क्लिम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ अ हरकुलेन टास्क। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसका सेंटेंस मेक कर सकते हैं। अब 9th नंबर पे आते हैं। 9th नंबर पे दोस्तों क्या है हमारा इडियम, लैम एक्सक्यूज। लैम एक्सक्यूज का क्या मतलब होता है दोस्तों, फॉल्स एक्सक्यूज। जैसे कि कभी कदार हम लोग को ऑफिस जाने में या स्कूल आने में लेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या फालतू के बहाने बताया करते हैं।
झूठे बहाने बताया करते हैं कि वो ट्रैफिक था, वो मेरी तबीयत नहीं सही थी इस वजह से लेट हो गया या कुछ भी। तो लैम एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है? फॉल्स एक्सक्यूज़, झूठे बहाने। ठीक है, तो इसका हम लोग दोस्तों एक एग्जांपल ले सकते हैं कि yesterday ऋषभ gave a lame excuse for his absent। जो कल के दिन जो ऋषभ आया नहीं था स्कूल या फिर ऑफिस में, उसने अपना एक झूठा बहाना बनाया। ठीक है, झूठा बहाना, लैम एक्सक्यूज बनाया अपने एब्सेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10th नंबर यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 10th नंबर है इडियम, वो है अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब दोस्तों होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुलस और लाफ्टर। ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुलस का मतलब दोस्तों क्या होता है? जो हंसी का पात्र होते हैं। और या फिर लाफ्टर का क्या मतलब होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो हंसी का पात्र बन जाते हैं, हम फिर जिनका मजाक उड़ाया जाता है, फिर जो मजाक मजाक बन जाते हैं, जिनका भी मजाक बनता है, उन्हीं लोगों को हम लोग अ लाफिंग स्टॉक के नाम से इडियम उनमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अ लाफिंग स्टॉक का मतलब ऐसा होता है कि जिनका मजाक बन जाता है, या फिर हंसी के पात्र को हम लोग अ लाफिंग स्टॉक समझते हैं। ठीक है, अ लाफिंग स्टॉक ईडियम से जानते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ। आई बिकेम देयर अ मेयर लाफिंग स्टॉक एंड फेल्ट मच सॉरो। मेरा वहाँ पर काफ़ी मजाक उड़ाया गया और उसके बाद मुझे काफ़ी दुख हुआ। ठीक है, तो इसका ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आई बिकेम देयर अ मेयर लाफिंग स्टॉक एंड फेल्ट मच सॉरो। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा 10th नंबर हमारा। उसके बाद में दोस्तों आगे के कुछ और भी इडियम्स देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11th नंबर क्या है? मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का क्या मतलब होता है दोस्तों? अ मैन ऑफ पुअर विल। ऐसे व्यक्ति जो कमजोर होते हैं। कमजोर किस चीज से? शरीर से कमजोर नहीं होते हैं, उनकी जो विल होती है, जो इनकी इच्छा शक्ति होती है, वो कमजोर होती है। ठीक है, पुअर विल का मतलब होता है दोस्तों जो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हों। ठीक है, कमजोर किससे? शरीर से नहीं, अपने दिल दिमाग और मन से कमजोर होते हैं। पुअर शक्ति मतलब जो उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। ठीक है, किसी काम को करने की, वो उनमें उस चीज की उनमें कमी पाई जाती है। ठीक है, तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ मैन ऑफ पुअर विल, ऐसे व्यक्ति जो कमजोर होते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग यहाँ पर अ मैन ऑफ स्ट्रॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ उसमें हम लोग ईडियम का यूज कर लेते हैं। एक मैं एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को देता हूँ। ही नेवर सक्सीड टू गिव अप स्मोकिंग एज ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। वो कभी भी स्मोकिंग को जीत नहीं सकता। वो कभी भी जो व्यक्ति है, कोई भी किसी भी इंसान के लिए बोला जा रहा है, वो स्मोकिंग को कभी भी जीत नहीं सकता। वो कभी भी, जो स्मोकिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों? स्मोक करना। ठीक है, मतलब स्मोक का क्या मतलब होता है? बीड़ी सिगरेट पीना। तो वो कभी भी बीड़ी सिगरेट को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है, क्योंकि वो एक बहुत ही उसमें इच्छा शक्ति की कमी है। ठीक है, ही नेवर सक्सीड टू गिव अप स्मोकिंग एज ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, बिकॉज क्योंकि वो एक कमजोर व्यक्ति है, क्योंकि उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ है। ठीक है, अ मैन ऑफ पुअर विल है क्योंकि वो। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपने देखिए नंबर 12 क्या है? अ नैरो स्केप। अ नैरो स्केप का क्या मतलब होता है दोस्तों? सक्सेसफुली अवॉइडेंस ऑफ डांसर डेंजर। ठीक है, नैरो स्केप का मतलब होता है दोस्तों, नैरो स्केप का मतलब दोस्तों एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि बाल बाल बचना। ठीक है, एकदम से सपोज दैट कि आप गिरने वाले ही हों। ठीक है, आप अपनी सीढ़ियों से उतर रहे हों, जीने से उतर रहे हों, और एकदम से आपका पैर स्लिप करते करते बच जाए। ठीक है, तो अ नैरो स्केप मतलब कि एकदम से आप बच गए। ठीक है, अचानक से बच गए। तो सक्सेसफुली अवॉइडेंस ऑफ डेंजर। ठीक है, किसी भी डेंजर से आप, किसी भी जो एक तरीके की घटनाएं होती हैं उससे होने से आप बच गए। ठीक है, तो अनैरो स्केप का क्या मतलब हो गया? कि बाल बाल बचना, आप बच गए। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग अनैरो स्केप बोलते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ही हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम डेथ सिंस ही मेड अ रोड एक्सीडेंट। ठीक है, वो बाल बाल बचा रोड एक्सीडेंट से। ठीक है, वो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और वहां पर से वो बाल बाल बचा डेथ से, उसकी मौत ये कौन नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं कि ही हैड अ नैरो स्केप। यहाँ पर इसमें सेंटेंस में आया ही हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम डेथ सिंस ही मेट अ रोड एक्सीडेंट। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे अ नैरो स्केप को, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नंबर 13 पे चलते हैं। नंबर 13 में क्या है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा सा ईडियम है अ जेड लेटर डे। अ जेड लेटर डे का क्या मतलब हुआ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट डे। वेरी इंपॉर्टेंट डे मतलब कि किसी जैसे कि किसी का आज बर्थडे है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा अ जेड लेटर डे है, बहुत ही ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट डे है, ठीक है। जैसे कि हमारे लिए इंडिया में इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, या रिपब्लिक डे एक क्या है, जेड लेटर डे है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अ जेड लेटर डे, मतलब स्वर्णिम दिवस, या आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं हम कि 26 जनवरी 1950 इज़ अ जेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हमारी हिस्ट्री में 26 जनवरी 1950 को जेड लेटर डे एक तरीके से मनाया जाता है। हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ही वो एक तरीके से स्वर्णिम दिवस था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था, क्योंकि हमारा उस टाइम क्या हुआ था, हम लोग रिपब्लिक मतलब कि आज़ाद हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 13 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखिए 14 नंबर हमारा क्या है। 14 नंबर में दोस्तों आता है क्या है, अजोलिंग स्टोन। अजोलिंग स्टोन बोल सकते हैं, या फिर आप इसको अटर्न कोट के नाम से भी जान सकते हैं। अजोलिंग स्टोन क्या होता है दोस्तों, अनस्टेबल पर्सन, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार क्या करा करता है, बार बार वो अपने चेंज किया करता है, ठीक है, कभी इधर की तरफ हो जाता है तो कभी उधर की तरफ हो जाता है। एक तरीके से बोलते नहीं एक बिन पेंदी का लोटा, कभी इधर लुढ़कता है तो कभी उधर लुढ़क जाता है, ठीक है। जिधर अपना फायदा देखता है उधर साइड ही वो अपना बताने लगता है कि हाँ हाँ ये बात सही है, हाँ 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 में हाँ मिलाने लगता है उन्हीं लोगों की तरफ, ठीक है। तो उसी को हम लोग अजोलिंग स्टोन के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग एक और भी इडियम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा लिखा है अटर्न कोट। अटर्न कोट का भी मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अनस्टेबल हो, अपनी उसको ये पता ही नहीं कि उसको किस तरफ रहना है किस तरफ नहीं रहना है, कहीं पर भी बिन पेंदी के लोटे की तरीके लुढ़क जाना है, ठीक है, या फिर अस्थिर व्यक्ति आप बोल सकते हैं। अजोलिंग स्टोन या अटर्न कोट को आप अस्थिर व्यक्ति बोल सकते हैं, या फिर बिन पेंदी का लोटा बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि जो भी जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं ना दोस्तों, जितने भी पॉलिटिशियंस के जो छोटे छोटे वो होते हैं, ठीक है, जिधर देखा कि अच्छा कोई काम करने लगा तो बस अपना बताने लगते हैं कि मैं तो इसकी तरफ हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से उधर से ही था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि पॉलिटिशियंस हैव बिकम अ रोलिंग स्टोन एज दे हैव नो टारगेट जिग्रेट, ठीक है। जिगार्ड, जिगार्ड का क्या मतलब होता है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर एक एग्जांपल दोस्तों है, पॉलिटिशियंस हैव बिकम अ रोलिंग स्टोन एज दे हैव नो रिगार्ड। अगर जब भी वो कोई भी पॉलिटिशियंस देखते हैं कि अपना उनका खुद का कोई भी सम्मान नहीं हो रहा है, उनका कहीं पर उनका अपमान हो रहा है, या फिर उनकी कुछ नहीं बन रही है बात, तो वहाँ पर वो तुरंत अपनी बात को क्या करने लगते हैं, एक तरीके से रोलिंग स्टोन बोल, मतलब अपना जो भी होता है उसको पलट लेते हैं, अपनी उसको पलट लेते हैं, ठीक है, बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इस पार्टी से नहीं था। तो पॉलिटिशियंस के साथ हमेशा इस तरीके की दिक्कतें हुआ करती हैं। पॉलिटिशियंस हैव बिकम अ रोलिंग स्टोन एज दे हैव नो रिगार्ड, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 15 नंबर है हमारा अ स्क्वायर मील। अ स्क्वायर मील का क्या मतलब होता है, गुड एंड सेटिस्फाइंग फूड और मील, ठीक है, गुड और मतलब गुड और सेटिस्फाइंग फूड और मील। स्क्वायर मील का क्या मतलब होता है दोस्तों, स्क्वायर मील का मतलब होता है दोस्तों कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक अच्छा और संतोषजनक भोजन भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो एक स्क्वायर मील, जैसे कि दो भाई थे तो उसमें से बड़े भाई को स्क्वायर मील मिला, मतलब एक बड़े भाई को संतोष सेटिस्फाइंग एक तरीके से उसका हिस्सा मिल गया, ठीक है, और जो छोटा भाई था उसको कम मिला, ठीक है, तो अनसेटिस्फाई रहा वो, जो बड़ा वाला सेटिस्फाई हो गया उसको हम लोग स्क्वायर मील के तरीके से बोल सकते हैं, या फिर आप संतोषजनक भोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है यहाँ पर, छोटा सा एक एग्जांपल क्या है दोस्तों, ही हैड अ स्क्वायर मील इन द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड। उसने उसको अपने फ्रेंड, कोई गया होगा अपने दोस्त के घर में, तो उसके लिए बताया गया यहाँ पर कि ही हैड अ स्क्वायर मील इन द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड। उसको अपने दोस्त के घर में एक अच्छा और संतोषजनक भोजन प्राप्त हुआ या फिर मिला, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर मील का मतलब होता है दोस्तों गुड एंड सेटिस्फाइंग फूड और मील, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर हमारे दोस्तों क्या है यहाँ पर 16 नंबर है
अ वाइट एलिफेंट का मतलब दोस्तों होता है बहुत ही ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति। वेरी एक्सपेंसिव पर्सन, वन हु स्पेंड्स अ लॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पैसे को खर्च करता है, उसको ही हम लोग अ वाइट एलिफेंट के नाम से जानते हैं। वाइट एलिफेंट कौन होता है? बहुत सारे जो पैसे को खर्च करे उसको ही हम लोग वेरी एक्सपेंसिव पर्सन या वन हु स्पेंड्स अ लॉट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मॉडर्न लेडीज इन अ पुअर टीचर्स हाउस इज अ वाइट एलिफेंट। ठीक है, मॉडर्न लेडीज जो है, एक मॉडर्न लेडी है, पुअर एक गरीब शिक्षक के यहाँ पर उसकी शादी हो गई है, एक मॉडर्न लेडी की गरीब शिक्षक से शादी हो गई है और उसके घर में वो वहाँ पर वाइट एलिफेंट की तरीके है, मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो पुअर टीचर से जब उसकी शादी हो गई मॉडर्न लेडी की, तो वो उसके घर में बहुत सारे पैसों को खर्च किया करती है। ठीक है, अ मॉडर्न लेडी इन अ पुअर टीचर्स हाउस इज अ वाइट एलिफेंट। ठीक है, तो ये एक इसका छोटा सा और बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल रहा है। फिर नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर नंबर 17 क्या है? वाइल्ड गूस चेज, अ वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? इम्पॉसिबल अटैम्प्ट। अगर कोई छोटा बच्चा बोलने लगे कि मुझे वो चंदा मामा को नीचे उतारो, चंदा मामा को नीचे उतारो, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होगा? वाइल्ड गूस चेज मतलब असंभव का प्रयास करना। इम्पॉसिबल अटैम्प्ट मतलब असंभव का प्रयास करना, कोई ऐसी चीज जो असंभव, कोई मर गया फिर से उसको जीवित करना क्या है? असंभव है, अब वाइल्ड गूस चेज है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है, योर आइडिया of starting a factory is a wild goose chase. Your idea of starting a factory is a wild goose chase. तुम्हारा जो आइडिया है फैक्ट्री को स्टार्ट करने का वो एक तरीके का इम्पॉसिबल अटैम्प्ट है या फिर अ वाइल्ड गूस चेज है। अब वाइल्ड गूस चेज का मतलब दोस्तों होता है इम्पॉसिबल अटैम्प्ट। ये सारे जितने भी दोस्तों मैं आप लोगों को इडियम्स बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सबसे पहले टाइटल में तभी लिखा गया था सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल। ठीक है, आप ये मत सोच के चलिए कि इनमें से आपको कोई याद नहीं करना है, ये तो सारे बहुत ही बेसिक हैं। अब ये एडवांस लेवल की तरफ तो हमको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे जितने भी बेसिक हैं उन सभी को हम लोगों को सबसे पहले कवर करना है। ये सारे बेसिक हैं और आपको मस्ट तरीके से आने ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 17 हमारा हो चुका है। अब 18 नंबर देखते हैं, अबव ब्रॉड का मतलब दोस्तों क्या होता है? क्लियर और स्पष्ट। क्लियर और स्पष्ट। ठीक है, तो अबव ब्रॉड का मतलब दोस्तों होता है क्लियर। माई पॉलिसी इज ऑलवेज अबव ब्रॉड एज आई हैव नथिंग टू कंसील। ठीक है, मेरी जो पॉलिसी है वो हमेशा एक तरीके से स्पष्ट है। माई पॉलिसी इज ऑलवेज अबव ब्रॉड। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये अबव ब्रॉड का मतलब दोस्तों क्या होता है? क्लियर और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट होना। उसके बाद में 19 नंबर दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा क्या है? ऑल ग्रीक एंड लैटिन। जो ग्रीक और लैटिन भाषा होती है बहुत ही ज़्यादा कठिन भाषा होती है। ठीक है, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि इसको समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है। तो आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ग्रीक एंड लैटिन का मतलब दोस्तों होता है आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ से बाहर, समझ से परे। ठीक है, तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है दोस्तों समझ से बाहर होना। ठीक है, अरेबिक्स ठीक है, इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। जो भी अरबिक है, अरबिक ठीक है, अरबिक भाषा है, अरबी भाषा जिसको बोलते हैं, अरबी एक भाषा होती है ना, तो अरबी जो भाषा है वो मेरे लिए ग्रीक और लैटिन टू मी है, क्योंकि ना वो मेरे समझ में आती ही नहीं है। ठीक है, तो अरबी भाषा अरबी लैंग्वेज इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। जो अरबी भाषा है वो मेरे आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि मेरी समझ के बाहर है, समझ से परे है। ठीक है, तो ये 19 भी आपको समझ में आ गया। और ग्रीक एंड लैटिन का क्या मतलब होता है दोस्तों? समझ से बाहर होना, समझ से परे होना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए मैथ्स आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए इंग्लिश ऑल ग्रीक एंड लैटिन होती है, समझ के बाहर और समझ से परे होती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल बना के लिख सकते हैं। उसके बाद 20 नंबर देखिए, ऑल इन ऑल सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा इडियम है। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? हैविंग फुल पावर। जैसे गॉड इज ऑल इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो भगवान है वो इस दुनिया में ऐसे हैं जो सभी तरीके की पावर को रखते हैं। ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सभी तरीके की पावर है। ठीक है,
एडोल्फ हिटलर वॉज ऑल इन जर्मनी। एडोल्फ हिटलर जो था वो सभी मतलब उसके पास में पूरा पावर था जर्मनी में। जैसे यहाँ पर पूरा पावर किसके पास में है, नरेंद्र मोदी जी के पास में, ठीक है। उसी तरीके से जर्मनी में पूरा पावर एडोल्फ हिटलर के पास में था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 20 नंबर ऑल इन ऑल का मतलब होता है दोस्तों हैविंग फुल पावर। फुल पावर होना, फुल पावर का मतलब आपके पास पूरी पावर होना, सभी वो होना, ठीक है। और पूरे इस वर्ड में एक ही व्यक्ति ऑल इन ऑल है, वो भी व्यक्ति नहीं है, वो तो ईश्वर ही है, गॉड है, ठीक है। तो इसके लिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ गॉड इज ऑल इन द वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 20 कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों आप लोगों को अगर ये इतने सारे समझ में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है आप इसके आगे का भी वीडियो देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, ठीक है। और अभी हम लोगों को बहुत सारे करने हैं, आगे के भी करने हैं। अप्रॉक्स 80 इडियम्स और फ्रेसेस हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। 12th स्टैंडर्ड मतलब कि जो भी स्कूल के स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते ही हैं ये, ठीक है। और आप लोगों को ज़रूर इन सारे इडियम्स और फ्रेसेस को याद करना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने 20 इडियम्स और फ्रेसेस कंप्लीट कर लिया है। अभी आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम लोग और भी जितने भी इडियम्स और फ्रेसेस हैं उन सारे चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो पार्ट 2 में मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगैन।